तो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये आप लोगों की डिमांड पर हम सबसे पहले चैप्टर आपको 11 करा रहे हैं। अदर चैप्टर्स भी आपको रिवाइज कराए जाएंगे और इसमें जो चीज़ें हम बताने वाले हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगी। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी इसमें। हम आपको एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये है क्या भाई, कैलोरीमेट्री है क्या ये? ठीक है, तो मोस्टली बच्चों को पता है भी कैलोरीमेट्री है क्या, कि भी जिस मेथड से जिस तरीके से हम किसी भी हीट को मेज़र करते हैं, ठीक है, वही क्या है हमारा कैलोरीमेट्री। हीट को मेज़र करने का जो प्रिंसिपल है हमारा, उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं, जो एक डिवाइस होती है। और कैलोरीमेट्री एक क्या है, तरीका है जिससे हम हीट को मेज़र कर सकते हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसको कैसे हम हीट अप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम इसमें यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है यहाँ पर कि भाई हीट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हीट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा जो हीट होगी वो कहाँ से फ्लो करेगी, हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, ये आप जानते हो ये चीज़ें तो, कि अगर आपने दो क्या रखी हैं, एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा और उसके कांटेक्ट में एक उससे लेस क्या रखा, कूल रखा, तो हमेशा हीट कहाँ से कहाँ तक की तरफ फ्लो करती है, हॉट से कूल की तरफ फ्लो करती है। ये कॉन्सेप्ट है भाई हीट का। हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ चलेगी, तो गर्म चीज़ों से ठंडे की तरफ चलती है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हो कि जैसे आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हो, यहाँ से हीट करते हैं हम, तो हीट यहाँ पर आ रही है हमारी, लेकिन अगर ये हीट का कंडक्टर है तो हीट क्या होगी हमारी, इधर की तरफ फ्लो होगी जिधर ये कूल होगा। ठीक है, तो हमेशा हॉट की तरफ से कोल्ड की तरफ ये मूव करती है। ये हीट का कॉन्सेप्ट है। तो हीट का कॉन्सेप्ट में ये पहली डेफिनेशन है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, जिसे हम डब्लू जो हमने कर रहे थे ना अभी, एनर्जी जो पढ़ते थे वो हीट ही है। ठीक है, वहाँ पर भी हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो जैसे एक आप ठंडा पानी गर्म पानी, दो पानी को मिक्स करते हो, तो जो ज़्यादा गर्म पानी वाला होगा वो कम जो ठंडे वाला पानी में अगर हम उसे मिक्स करेंगे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा। वो तब उस पॉइंट पर बैलेंस हो जाते हैं जहाँ पर उन दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप दो गर्म चीज़ों, एक गर्म एक ठंडी चीज़ को मिलाओगे तो दोनों का टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा, सेम। जब तक उनका टेम्परेचर सेम पॉइंट पे नहीं आ जाता, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं हमारे एनर्जी, मतलब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि भाई यूनिट ऑफ हीट। अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा कैलोरीमेट्री है क्या था, मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट। भाई हीट की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, हीट की कितनी क्वांटिटी है। भाई किसी भी टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमें हीट अप करना है, उसे 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, 2 डिग्री बढ़ाना है, तो हमें कितनी हीट अमाउंट, 1 किलो 2 किलो, तो उसको हीट को कैसे मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट्स ऑफ हीट। ठीक है, मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट ही क्या है, हमारा कैलोरीमेट्री है। यूनिट्स ऑफ हीट, यहाँ पर यूनिट ऑफ हीट की जो हीट एक एनर्जी की फॉर्म है तो इसकी यूनिट क्या रखी गई है, जूल रखी गई है। अब आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन आ रही है, मुझे पता है कि भाई आप कह रहे हो कि भाई हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, वो सभी हम बातें करेंगे यहाँ पर। तो यूनिट क्या है, जूल है हीट की, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है हमारी, काइनेटिक, पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल, वो सभी हमारी क्या है, उनकी एनर्जी ये जूल होती है। ठीक है, उनकी यूनिट क्या होती है, जूल। फिर इसकी एक कॉमन यूनिट मतलब एक अदर यूनिट भी है। एसआई यूनिट तो हम हमेशा जूल ही लेंगे, हम जूल का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन कैलोरी भी इसकी एक अदर यूनिट है। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं यहाँ पर बताया गया, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.186। लेकिन हम इसे कन्वीनियंट यूज़ के लिए, न्यूमेरिकल यूज़ के लिए 4.2 जूल लेते हैं। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अब इसकी एक डेफिनेशन बताइए कि भाई 1 कैलोरी किसे कहेंगे हम। ठीक है, 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी, कि भाई आपने 1 कैलोरी हीट ली है, 1 किलो आपने चावल लिए हैं, चीनी लिए है, वो आप पता चल रहा है कि भाई आप उसे मेज़र कर लेते हो बैलेंस पर, ठीक है, तराजू में तोलते हो तो आपको पता चल जाता है 1 किलो है। हीट को कैसे तोलेंगे, तो ये कह रहा है कि भाई 1 किलो हीट कब लगाई हमने किसी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने में 1 किलो हीट कब लगाई, जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो गया। और यहाँ पर इसको एक जो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको जैसे हमारा क्या होता है, वाटर का ले लेते हैं हम। वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि वाटर अगर उसका नॉर्मल टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको अगर हम 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, और वो भी 1 ग्राम को या फिर एक यूनिट को, 1 kg को, 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर को अगर हम 1 डिग्री चेंज कर देते हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, उसे 1 कैलोरी हीट दे दी है। इसका मतलब ये है।
तो 1 कैलोरी को हम यहाँ पर इससे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये इतनी छोटी डेफिनेशन आती नहीं है, हमें इसकी यूनिट याद रखनी है कि भाई हीट की यूनिट एक तो है हमारा हीट, जब वो कहेगा हीट एनर्जी, ठीक है, जब वो कहेगा हीट एनर्जी, इन टेक्निकल जो टर्म्स है इनका याद रखना है आपको। जब हीट एनर्जी कहेगा तब उसकी यूनिट क्या लेनी है हमें, जूल। जब वो कहेगा हीट कैपेसिटी तब उसकी यूनिट लेनी है जूल पर केल्विन, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी आगे करेंगे इसे। वो सारी चीज़ें हमें एक बार में आपको डिस्कस करेंगे कि जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है, वही कन्फ्यूजन हमें दूर करनी है, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन लेके एग्जाम में गए तो आप जरूर मिस्टेक करोगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल अभी हम इसके सभी न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल का जो आपका डर है वो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको डर किस में लग रहा है, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में ज़्यादा लग रहा है। ये आपने थ्योरी पढ़ ली, समझ में भी आ गया, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में इनका एप्लीकेशन करोगे ना, तो ये जो आपके फॉर्मूलाज वगैरह बने हुए हैं ये आपके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा वेट करो, इसका एंड वाला पार्ट जरूर देखना, पर उसको एंड जो न्यूमेरिकल है ना, वो न्यूमेरिकल पोर्शन तभी समझ में आएगा जब आप इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से समझोगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझोगे। तो पहले आपको करना है कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, उसके बाद न्यूमेरिकल आप करोगे तो न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, ठीक है, मैथ्स में जैसे हमने आपको कराया उसी तरीके के आपको क्वेश्चन लगेंगे, वो सिंपल। अब मैं बिल्कुल सिंपल वे में इसको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना इसमें। और 1 किलो कैलोरी क्या है, 1 किलो कैलोरी 1 kg के लिए है, ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है यहाँ पर, कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच टेल्स थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब कि वो बॉडी कितनी हीटअप है, ठीक है। टेम्परेचर क्या बताता है कि वो बॉडी कितनी हीटअप है, उसमें कितनी हीट है, उसके अंदर कितनी हीट है, वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है उसका, कि भाई वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है क्या, इसका थर्मल स्टेट बताता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, ठीक है। सिंपल सी बात है ये हमारी, तो ये हमें बस समझना है इसको। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट नहीं आता कि भाई इसकी डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछेगा ऐसे, ये डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है, तो ये हमें बताएंगे इसमें। फिर भाई अगर हमारा क्या है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस में होते हैं वैसे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में 273, ऐसे 0.15 करके ले लेते हैं हम, जैसे इसमें लिख रखा है 0.15, तो ये हम नहीं लेंगे, बस हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 273 लेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, 273 केल्विन, तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, तो आप इसमें 1 ऐड करोगे। तो मीनिंग क्या कह रही है यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है आपसे कि भाई आपको अगर कोई भी डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दी है, उसको आपको केल्विन में चेंज करना है ना, तो सिर्फ 273 उसमें प्लस कर दो, 273 उसमें क्या कर दो, प्लस, जो आंसर आएगा वो हमारा केल्विन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें केल्विन से चेंज करना है, केल्विन से किस में चेंज करना है, टेम्परेचर में चेंज करना है, तब क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं 374 है, इसको केल्विन में दिया है, इसे हमें किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में करना, तो हम माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, प्लस कर देते हैं हम कम कर देंगे, 273 माइनस क्या 273, तो कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पर बच रहा है 1 और यहाँ 0 और यहाँ 101 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से, ओके। तो एक याद रख लो कि भाई डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम उसको, तो ये डायरेक्ट भी ये चेंज करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बहुत रियल केस है कि भाई ये आ जाए, तो बहुत ही सिंपल बच्चों वाली बात है, ये हमें ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, ठीक है। अब बात है कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब, हीट जब एब्जॉर्ब हो रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसको क्या इफेक्ट करता है कि भाई हीट कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, कब किस में ज़्यादा होगी, किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, किस में कम हो सकती है, किस में कितनी तेज़ी से हो सकती है, कि भाई एक तो हमारा ऑब्जेक्ट है कि वो 1 मिनट में ही 1 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 5 मिनट 10 मिनट लग गए तब वो 1 डिग्री चेंज कर रहा है। तो भाई इनके सब्सटेंस पर, इनके मास पर, इन्हीं चीज़ों पर क्या डिपेंड करता है, इन चीज़ों पर हीट एब्जॉर्ब डिपेंड करती है। अब हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हीट को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, तो अगर क्यू कहेगा ना तो वो है हीट, और हीट की यूनिट क्या, जूल, जे, ये जूल से कंप्लीट ऐसे लिखते हैं, वैसे हम इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको पता है। अब सबसे बड़ा फैक्टर कि भाई हीट एब्जॉर्ब किस पर डिपेंड करेगी, एक तो उसके मास पर डिपेंड करेगी, सिंपल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा उसमें हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा ऑब्जेक्ट है,
इतना बड़ा मैंने आयरन का पीस लिया, इसे हीटअप किया, इसे रख दिया, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैंने इतना बड़ा पीस लिया, इसे ठंडा कर दिया, रेड हॉट कर दिया, इसे रख दिया, इसको बहुत टाइम लगेगा कूल होने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी हीट है, ठीक है। वो एनर्जी धीरे धीरे लूज होगी, ठीक है। तो बस वही है कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात ये। दूसरी बात कि किस पर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा इसके टेम्परेचर चेंज पर, ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है। 1 डिग्री से 2 डिग्री कर रहे हो आप, 2 से देखो 1 डिग्री कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, ठीक है, उतनी ज़्यादा ही। कि अगर आपने चेंज सिर्फ 1 डिग्री किया तो कम हीट की ज़रूरत है, आपने 5 डिग्री का चेंज लाना, उसमें आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, ठीक है। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करना उतनी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनको आप अपने वर्ड्स में ऐसे ही लिख सकते हो सिंपली, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है। ये देखो इसकी तो डेफिनेशन है, बस यहाँ से है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इसमें लिखा है, यहाँ से देख लो। द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। दूसरा वाला जो है हमारा, उसे क्या कह सकते हैं हम? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेंसिल थी, एक मिनट पेंसिल देख लेते हैं। तो ये गंदा लगता है थोड़ा सा, इसमें पेन वगैरह नहीं चलाना चाहिए बुक पर, पेंसिल का ही यूज़ करें अगर आप कुछ भी बुक में, या तो हाईलाइटर वगैरह अच्छा लगता है, हाईलाइट्स कर लेते हो आप पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आप इसे हाईलाइट कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल जनरल वे में आपको बता रहे हैं, कोई भी सिंपल सी चीज़ें हैं बस इसमें। ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि 10, यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन अ टेम्परेचर, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम बट मेड ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन रखते हैं, ठीक है। उनका रेट सबका अलग अलग होता है हीट एब्जॉर्ब करने का, कोई जल्दी हीटअप हो जाता है, कोई कम, वही बात चल रही थी। तो देखो अगर हम इन दोनों डेफिनेशन को क्या करें, थर्ड वाला पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो हीट एब्जॉर्ब है वो किससे रिलेट करती है, ऑब्जेक्ट के मटेरियल से, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी सब्सटेंस है उसका मटेरियल कैसा है उससे, बस तीसरी बात ये। लेकिन अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रखते हैं, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा M इंटू डेल्टा T के। और यही सबसे मेन फॉर्मूला, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम C कहते हैं, और यही हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और हीट कैपेसिटी क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे बिल्कुल। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा फॉर्मूला ना यही फॉर्मूला है, बस ये समझो कि ये फॉर्मूला है। दूसरा एक और बताना जो रिलेशन है हमारा हो, ठीक है। जैसे ये तो है स्पेसिफिक हीट, मतलब हर एक जो सब्सटेंस है उसकी, ठीक है, एक पर्टिकुलर हीट जो उसके एक यूनिट मास के लिए ली गई है, ठीक है। एक यूनिट मास के लिए कि भाई 1 किलो का कोई आयरन का पीस है, उसको हीट करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितनी हीट एनर्जी चाहिए, वो है ये, ठीक है। ऐसे ही आप वाटर को 1 kg वाटर को हीटअप करने में कितनी एनर्जी की यूज़ हो रहा है, वो चीज़ है ये, ठीक है। तो इसका ये क्या है कि पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट मास के लिए हम इसे मेजर करते हैं। अब इसी के ही रिस्पेक्ट में दूसरा है हमारा, देखो इसको हम दोबारा रिवाइज कराएंगे, अभी तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, दोबारा रिवाइज करेंगे जब हम आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। अभी रुको थोड़ा सा वेट करो, फिर इसको एक बार में आपको बता देंगे। बस इसमें जो फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले करने हैं इसमें, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और फिर इसका रिलेशन 3, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस आपको बता देना, मिनिमम 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए इसमें कि भाई हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, ठीक है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर क्या है कि ये बताता है थर्मल स्टेट को। टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, ये डिटरमाइन करेगा कि भाई डायरेक्शन ऑफ द हीट किधर से होगी, किधर किधर फ्लो, ठीक है। या फिर इसका थर्मल स्टेट कि भाई जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उससे इसका लेस टेम्परेचर उसकी तरफ हीट फ्लो करेगी, सिंपल सी बात है। किसी का टेम्परेचर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों को हम कॉन्टैक्ट में लेके आए, अगर हम इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो हीट इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है और इसकी केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन लेनी है, डिग्री सेल्सियस नहीं, ठीक है, याद रखना है, ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ द हीट कंटेन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन द मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया ये किस पर डिपेंड करेगा, मास, टेम्परेचर और इसके सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि कितनी हीट उसमें आ सकती है, ठीक है, कितनी एब्जॉर्ब हो सकती है। और ये क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, के उनके
रैंडम मोशन में कितना क्या आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी आती है, वो चीज़ हमें इसमें बतानी है। ओके, अब और क्या है इसमें, टेम्परेचर इज measures by a thermometer. Two bodies at the same temperature may differ in the quantities of a heat contained in them. When two bodies at a different temperature are placed in a contact, ठीक है, ये चीज़ें हैं, बस इसमें 3 इसके पॉइंट याद कर लो, बस काफ़ी है। फिर ये है थर्मल कैपेसिटी, सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी की सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा टी। ये क्या है हमारा, ये है हमारी हीट कैपेसिटी, इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे भी हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। हीट कैपेसिटी, इसी में कंफ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि जिसको हम सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी डैश से, और इसका जो डेफिनेशन कहती है कि भाई कितनी हीट, ठीक है, कितनी हीट चाहिए टेम्परेचर को चेंज करने में, ये है इसका। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत है हमें 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, ये हीट है। कितनी एनर्जी जूल में टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 डिग्री उसका टेम्परेचर चेंज करना। तो देखो इसकी यूनिट होगी जूल और इसकी यूनिट होगी केल्विन, केल्विन में लेना हमेशा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, जूल पर केल्विन, ऐसे भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी यूनिट जूल केल्विन -1, इसका मीनिंग यही है, जूल पर केल्विन, इसका मीनिंग भी है। ऐसे भी लिख देते हो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हो जूल पर केल्विन, बिल्कुल सही है यूनिट। ओके, तो जूल पर केल्विन होती है किसकी, हीट कैपेसिटी की यूनिट। एक तो ये है इसमें। हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी हमने देखा था कि भाई अगर उसकी बात करें हम किसकी, पर यूनिट की, स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहता है कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए पर यूनिट मास के लिए। ठीक है, पर यूनिट मास के लिए, तो जितनी भी आपकी हीट कैपेसिटी थी उसको अगर हम इस एक मास से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखो ये क्या है, अब आप सोच रहे होगे कि भाई स्पेसिफिक हीट तो पर मास के लिए होता है, तो इसमें मास लेने की जरूरत है क्या, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी टोटल कैपेसिटी थी, पूरा ऑब्जेक्ट लिया हमने, इसकी टोटल कैपेसिटी थी ये सी डैश, लेकिन अगर हमें पर यूनिट के लिए चाहिए, मान लेते इसका वेट 5 kg होता, 5 किलो की हीट कैपेसिटी की जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, इसमें कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, वो तो ये है। लेकिन अगर हमें 1 किलो के लिए निकालना है, 1 किलो के लिए 5 से डिवाइड करेंगे ना, 1 किलो के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड, तो यहाँ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कितना मास है हमारा वो, तो ये है इसका सिंपल, इसको सिंपल याद रखो कि ये इसका कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन। मास लेना है अगर हमें किसमें, केजी में, अगर हमें केजी में लेना है, इसकी 2 तरह की यूनिट है, एक तो जूल पर ग्राम पर कितना केल्विन, और जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो इसमें जो हमारी एसआई यूनिट ली गई है वो हमारी क्या ली गई है, जैसे इसमें जूल पर केल्विन ली गई है, और इस वाले में क्या ली गई है, जूल पर, जैसे ग्राम हम ले लेते हैं इसमें, जूल पर केजी, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट याद रखनी है आपको। केजी ऊपर जाएगा तो इसे लिख देते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी कह सकते हो, या फिर जूल पर केजी पर केल्विन कह सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं हम इसकी एसआई यूनिट को। अब ये है हमारे पास। ठीक है, अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई रिलेशन हमें जो करना है इसमें स्पेसिफिक हीट में और हीट कैपेसिटी में, वो यही है। ठीक है, वो यही है हमारा, वो क्या है हमारा, यही रिलेशन है कि सी इज इक्वल्स टू क्या है, सी डैश अपॉन एम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम सी इंटू सी डैश। यह है स्पेसिफिक हीट, ये वाली स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल सी या सी डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हीट कैपेसिटी को। ये रिलेशन है, और ये रिलेशन वही तो है हमारा, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, और एक फॉर्मूला ये जो हमने किया था कि भाई जो हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल, हीट एनर्जी इक्वल है एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, अगर हम इसको देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला बना है हमारा, इससे बना है कैसे, अगर हम सी को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एम डेल्टा टी।
ये और ये सेम ही तो है, ये वाला और ये वाले सेम ही चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि देखो सी डैश क्या है हमारा, अभी देखा था हमने, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट पर टेम्परेचर, ये ठीक है, यही तो है सी डैश, यही तो है हमारा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखो ये वही तो आ गया हमारा सिंपल। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला ये किया, ठीक है, फिर दूसरा वाला हीट कैपेसिटी वाला किया क्या कि सी डैश इजिकल्स टू क्या होता है हमारा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और तीसरा इसका रिलेशन किया, ठीक है, तीसरा इसका रिलेशन किया क्या कि ये वाला कि सी क्या है हमारा, सी को आप ये लिख लो या तो क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है, सी को हम क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन एम डेल्टा टी या फिर सी डैश अपॉन एम, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठा लो, बस इसी से ही हम क्या कर देंगे न्यूमेरिकल कर देंगे आधे से ज़्यादा। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कि भाई इसकी जो इनिशियल क्या होगी हीट होगी, फाइनल हीट होगी, वो बराबर हो जाएगी अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, ये वाला। इन्हीं तीनों फॉर्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएंगे, उन्हीं की बात करेंगे हम, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये चीज़ें आपने मोस्टली समझ ली होंगी, ठीक है। ये जो यूनिट का चेंजेस कर रहे हैं ये, अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, देखो अगर वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि हीट कैपेसिटी, ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल पर केल्विन होंगे, तो ये तो बस इसका चेंजेस दिखा रहा है कि 1 किलो कैलोरी में ये 4.2 जूल पर केल्विन, ठीक है। जैसे हीट कैपेसिटी हम किसकी ले लें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी किसकी, वाटर की हमें दे रखी होती है इसमें, इसमें 4.2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन, ओके। ये लेते हैं हम इसमें हीट कैपेसिटी किसके लिए, वाटर के लिए, 1 जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर इसको बताया गया कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको ये ले रखा है हमने। इसकी जो यूनिट है जो उसमें करेगा हमारा किसमें, जूल पर ग्राम पर केल्विन में, एक तो इस तरीके से दे रखी होती है हमारी, या फिर जूल पर केजी, ओके, और पर केल्विन दे रखी हैं। इन चीज़ों में आपको दिखाएगा वो डिफरेंस। जैसे कि अगर हम यहाँ पर वाटर का देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हमारी कितनी थी 4.2 ले लेते हैं उसमें, 4.2 कितना जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन। अब अगर इसे हम ग्राम में चेंज करते हैं तो ग्राम में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, तो ये जो हम चीज़ें हैं ये हम किस में सीखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन में, इस चीज़ों का इन चीज़ों का यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कैलोरी को आप क्या कर लो, एक कैलोरी को हम चेंज कर सकते हैं किस में, अगर जूल में चेंज करना है तो वही हम क्या करते हैं 4.2 से, ये बस कैलोरी वाले का चेंज दिखा रहा है कि 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। अब डिग्री सेल्सियस में चेंज हम टेम्परेचर में ले रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस में लो केल्विन में लो, एक ही बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम चेंज करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री से 25 डिग्री हो रहा है, कितने का चेंज आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन इसी को अगर हम केल्विन में चेंज करें, इसमें 273 प्लस करें और इसमें भी 273 प्लस करें, अभी भी जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, वो भी तो 5 केल्विन का ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, इसी को अगर हम कैलोरी को चेंज करते हैं 1 कैलोरी में, हमने देखा था कितने होते हैं हमारे 4.2, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारा 4.2 जूल, इतना होता है हमारा 4.2 जूल। तो अगर हम इसे चेंज करें डायरेक्ट 1 कैलोरी को, तो इसे हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। लेकिन अगर इसे हमें केजी में चेंज करना है, अब बताओ केजी में चेंज करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। अब ये ग्राम नीचे की तरफ है, ये ग्राम क्या है नीचे की तरफ है, इसको हटाते ग्राम नीचे की तरफ है, इस ग्राम को हमें केजी में चेंज करना, तो 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको लिखा है इसने 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन, ये है इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी तो हम इसे आगे क्लियर कर देंगे जब न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कराएंगे। जैसे कह रहा है कि हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही है कि भाई हीट कैपेसिटी
क्या होता है हमारा कि वो पूरे टोटल जो हमारा सब्सटेंस है, पूरा जो ऑब्जेक्ट है, उसके लिए उसके पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर हमें इंक्रीज़ करना, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 1 किलो ले लें, ठीक है, यूनिट मास ले लें उसका, उसको 1 डिग्री अगर हमें चेंज करना तो वही स्पेसिफिक हीट है। सिंपल सी बात है। अगर आप 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, उसे हीट दे रहे हो और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री चेंज करना है, वो तो है इस पे हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट की अगर हमें 1 किलो का ले लें वही ऑब्जेक्ट, सेम आयरन का पीस 1 kg का ले लें, उसका हमें टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सिंपल सी बात है। ये डिपेंड करती है उसके मास पे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा हीट कैपेसिटी, उसे हीट करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसे हीट कैपेसिटी उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन ये डिपेंड ही नहीं करती मास पर, क्योंकि 1 किलो मास फिक्स रहना है वहाँ पर, ठीक है। हीट कैपेसिटी C डैश इजिकल्स टू Q अपॉन डेल्टा T होता है, और यहाँ पर हीट कैपेसिटी C, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने कर लिया कि भाई C डैश Q अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर जो C है स्मॉल c, वो Q अपॉन डेल्टा T, और नीचे M से डिवाइड कर देते हैं। जो मास उसका जितना टोटल होगा उसका 1 यूनिट मास के लिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि M देखो यहाँ पर M, आप सोच रहे हो भाई M से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें तो M आ रहा है, लेकिन यहाँ M डिवाइड में आ रहा है। M डिवाइड में आ रहा है, इसका मतलब जो इसकी टोटल हीट होगी उसको M से डिवाइड कर दोगे उसके टोटल मास से, तो उसका 1 किलो का जो हीट होगी वो आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ हमें कंफ्यूज करती है कि भाई सी में क्या आता है हमारा, Q अपॉन M डेल्टा T आता है। अब इस चीज़ को समझो कि ये इसकी भाई टोटल हीट है, जितना हमने पूरा ऑब्जेक्ट लिया था 10 किलो 15 किलो 20 किलो का, उसको हीट करने में हमें इतनी एनर्जी लगी। लेकिन अगर हम उसे उसके मास से डिवाइड कर दें, अगर 10 किलो का ऑब्जेक्ट है उसे 10 से डिवाइड कर दें उसकी पूरी एनर्जी को, तो वो 1 की एनर्जी आएगी ना उसके 1 किलो मास की। तो बस ये इसीलिए स्पेसिफिक हीट है ये, ठीक है। तो स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर यूनिट क्या हो, मास यूनिट लेंथ के लिए लिया जाए हमारा कोई भी जो भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं। तो इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन, और इसकी यूनिट क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन। ये दोनों यूनिट याद रखनी है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक दे रखी है, हमें याद रखनी नहीं है, हमें वाटर वाली याद रखनी है। वाटर की 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, ठीक है। तो 4.2 ये जो होती है हमारी, मतलब 4.2 जो लेते हैं, आप 4.2 इंटू 10⁻³ पर केजी लोगे, या फिर इसे पूरा लोगे, ठीक है। 42 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 4180 लेके हम 4200 जूल पर केजी पर केल्विन ले लेते हैं। इसी को अगर हम क्या कर लें, 4.2 इंटू 10⁻³ लिख लें। क्यों लिख लें भाई 10⁻³? इसमें से 2 जीरो हटाए, 10⁻² लिखा, या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ना। 10⁻³ का मतलब क्या, 1000 से 2 जीरो कटेंगे, 1 पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 4.2 ये जूल पर केजी पर केल्विन। लेकिन इसी को अगर हमें ग्राम में चेंज करना है, इसी को अगर हमें ग्राम में चेंज करना तो ये 4.2 रह जाता है, क्योंकि हमें फिर 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो इस तरीके की यूनिट हमें देखने की मिलेगी स्पेसिफिक हीट किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। ये अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, हर चीज़ें बताई जाएगी, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसके बाद। इसमें कैलोरीमीटर की भाई एक डिवाइस है जिससे हम मेज़र करते हैं कि भाई कितना चेंज आ रहा है किसी भी टेम्परेचर में, ठीक है। कि अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसको रखते हैं हम, एक ही कॉपर का, एक क्या बनाते हैं, वेसल लेते हैं, और फिर उसमें हम उसका टेम्परेचर चेंज देखते हैं कि अगर हमने उसमें 2 चीज़ें मिक्स की है उनका टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है। इसका प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर एक हॉट बॉडी को मिक्स करते हैं एक कोल्ड बॉडी के साथ, तो हीट एनर्जी पासिस फ्रॉम हॉट से कोल्ड की तरफ पासिस होगी। तो दोनों की जो एनर्जी होगी, हीट एनर्जी लॉस बाय द, जितनी एनर्जी लॉस करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट एनर्जी जितनी ज़्यादा कोल्ड वाले को देगा वो किसके बराबर होगी, जितनी वो लेगा। सिंपल सी बात है भाई। किसी ने जैसे हमने किसी को 10 रुपये दिए, तो वो 10 रुपये तो लेगा, 15 रुपये थोड़ी ना ले लेगा, उसके 15 पास कैसे आ जाएंगे। तो यही है कि भाई जितनी एनर्जी हॉट वाला देगा किसको, ठंडे वाले को, तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, उतनी ही हो जाएगी हमारी, उतनी एनर्जी वो लेगा। सिंपल सी बात है। और उसकी एनर्जी उसमें ऐड हो जाएगी, तो इनकी दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी। ऐसा समझो, ऐसा समझो कि भाई इसके पास 15 रुपये थे, अब ये जितनी एनर्जी देगा वो इतनी एनर्जी देगा कि दोनों के पैसे बराबर हो जाएं, ठीक है। इस तरीके से देगा वो पैसे कि भाई दोनों के पैसे क्या हो जाए, हमारे बराबर हो जाएं। तो कितने पैसे दे कि भाई इसके पैसे बराबर हो जाएं, इस वाले के मान लेते हैं इसके पास कितने रुपए हैं हमारे, इसके पास है हमारे पास अगर ये 5 रुपये देता है, ठीक है, इसके पास 5 थे और ये 5 रुपये से दे रहा है, तो इसके पास 10 रह जाएंगे, और इसके 5 से देते इसके पास 10, तो इसके बराबर। तो ये इतनी ही एनर्जी देता है कि जो जिससे कि दोनों की एनर्जी क्या हो जाए, बराबर, ठीक है।
अब वो हम निकालेंगे कैसे कि भाई वो कितनी एनर्जी दे रहा है, किस तरीके से। उसके लिए एक मेथड सिंपल सी आता है कि भाई हीट एनर्जी हमने क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनिशियल हीट एनर्जी फाइनल हीट एनर्जी इक्वल होगी हमारी। तो बस हम उसी का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसमें फाइंड कर लेते हैं। इसका मैथमेटिकल जो प्रूफ है वो यही है कि जो इनिशियल हीट एनर्जी है क्यू, वो फाइनल हीट एनर्जी के इक्वल होगी। यहाँ पर एम सी जो पहला वाला, ये एम सी वन पहले वाले ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। इसका स्पेसिफिक हीट c1, इसकी स्पेसिफिक हीट c2 अगर हम लेते हैं तो ये mc डेल्टा t होता है। लेकिन इसमें टेम्परेचर कितना चेंज आएगा, अब इस चीज़ पर ध्यान देना आपको। टेम्परेचर कितना चेंज आएगा कि भाई जितने टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लॉस हो रहा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, अगर ये हॉट वाली बॉडी और ये कोल्ड वाली बॉडी है, इसका टेम्परेचर अगर हम मान लेते हैं T1 है ज़्यादा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका 50 है, इन दोनों को मिक्स किया है समझो। तो ये और ये जब मिक्स होंगे ना तो एक एक कॉमन टेम्परेचर पर आ जाएंगे। उसी कॉमन टेम्परेचर को हम लेंगे T, इनका एक मीडियम टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि 100 वाले की टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इनके मीडियम में कहीं वैल्यू हो जाएगी, यहाँ इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यही तो T1 ये वाला टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो इसकी जो टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, ये वाली जो हीट एनर्जी है हमारी, ठीक है, ये इस वाली हीट एनर्जी के इक्वल हो, क्योंकि इसने इतनी एनर्जी इसे दी है, ठीक है, तो वही इसने इतनी ही ली है हमारी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है mc। और यहाँ पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर T2 माइनस कितना हो जाएगा T1, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, सॉरी T माइनस T2 करेंगे। T वाला टेम्परेचर इसका मिड टेम्परेचर होगा जो 100 से कम होगा और 50 से ज़्यादा होगा, तो बस इसे T माइनस इस T2 करेंगे। अगर इसका टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं T2, इसका टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं T1, ये है। इसी फॉर्मूले से ये बना है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि भाई अगर हम वेसल जो हमने यूज़ किया है, जो कॉपर अंदर यूज़ किया है, उसका भी कुछ टेम्परेचर ले लेते हैं। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे अगर इनका नेग्लिजिबल हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो नेग्लिजिबल हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तब फॉर्मूला किस तरीके से हो जाता है, M1C1 या T1 माइनस T, और यहाँ M2C2 और यहाँ पर T माइनस T2, ठीक है ये। लेकिन अगर ये वेसल है, इसका मास m है, इसकी हीट कैपेसिटी c है, ठीक है, और इसमें भी तो टेम्परेचर चेंज वही रहेगा हमारा जो इसमें आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट इसमें रखा है उसका टेम्परेचर, ये जैसा वाटर इसमें रखा है जिसमें हमने गर्म पानी डाला है, और इस वेसल का टेम्परेचर सेम रहेगा तो वो T2 रहेगा, तो इसमें भी T माइनस T2 करेंगे, क्योंकि जब मिक्स होने के बाद इस वेसल का टेम्परेचर भी वही रहेगा सेम, ठीक है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा, इसे याद रखना है इस फॉर्मूले को। इसमें हमारे इसी से ये मोस्टली फॉर्मूले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब वही है कि भाई नेचुरल कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं इसमें कि ये याद रखने हैं आपको कि जो क्लाइमेट नियर द सी शोर है वो मॉडरेट क्यों रहता है, ठीक है। तो समुद्र के पास का जो एरिया है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा, उसका कंसिक्वेंसेज यही है कि भाई क्या होता है, दिन के टाइम में अगर आसपास का रेतीला इलाका है, ठीक है, और दिन के टाइम में जो ठंडी हवाएं आती हैं कहाँ से, पानी की तरफ से, वो कूल कर देती हैं किसको, जो लैंड वाला एरिया होता है। लेकिन रात में जो रेत वाला पार्ट है वो हमारा ठंडा होने लगता है, क्यों, क्योंकि तो देखो वाटर जल्दी ना तो गर्म होता ना ही ठंडा होता है, ठीक है। वाटर की एक स्पेशलिटी कि ना ही जल्दी ठंडा होगा ना ही गर्म। अब यहाँ पर मान लेते हैं पानी है, यहाँ पर है रेत, ठीक है, यहाँ वाटर है, यहाँ सैंड है। अब क्या होगा यहाँ पर इसमें, तो ये है हमारा कि देखो दिन के टाइम में क्या होता है, जब सनरेज होती है हमारी, ठीक है, तो सनरेज यहाँ पर पड़ती है हमारी और इस वाले पार्ट पे पड़ती है। सैंड वाला जो पार्ट है वो जल्दी हीटअप हो जाता है, तो जल्दी हीटअप हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ हीट बढ़ रही है दिन के टाइम में। लेकिन रात के टाइम में जो ये पानी ठंडा हो गया था ना, किसकी वजह से, मून निकलता है हमारा, उसमें हीट टेम्परेचर कम हो जाता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन जब इस पर हीट आ रही है हमारी तो ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होने का, ये गर्म हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ से जो चलने वाली हवाएं हैं और यहाँ से चलने वाली हवाएं हैं वो एक दूसरे कंडीशन के प्रोसेस से क्या हो जाता है कि इनका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, कि यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ का टेम्परेचर मिक्स होकर ये नॉर्मल टेम्परेचर बना देते हैं दिन के टाइम में। ऐसे ही रात के टाइम में होता है, रात के टाइम में ये वाला पार्ट हॉट हो क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे सनरेज जाती है, हमारा सनसेट होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ये जल्दी से ठंडा होने लगता है। लेकिन ये जो पूरे दिन की हीट इसने एब्जॉर्ब की है ये गर्म हो जाता है पानी,
ठीक है। लेकिन फिर वही पार्ट है कि यहाँ पे ही गर्म हो गया, तो यहाँ से गर्म हवा चलती है रात को ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा ठंडा पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा ठंडा हो गया, तो ये वाले जो गर्म हवाएं हैं फिर इसे बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। तो ये आपस में बैलेंस बना रहता है, इसीलिए यहाँ पर मॉडरेट क्या रहता है हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, क्लाइमेट जो रहता है हमारा किसके पास का, सी शोर के पास का। इसको आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि नियर द सी शोर देयर develops a large difference in the temperature between the land and the sea surface due to the which convection, ठीक है, convection air currents are set up. The cold air blows from the land towards the sea during the night, land breeze, and इनको हम land breeze कहते हैं। The cold air blows from the land towards the sea, land से sea की तरफ चलने वाली जो cold एयर होती है उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। एंड ड्यूरिंग द डे द कोल्ड एयर ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, इसको क्या कहते हैं हम, सी ब्रीजेस। ओके, दिस ब्रीजेस मेक्स द क्लाइमेट नियर द सी शोर मॉडरेट। फिर यह है कि भी हॉट वाटर बोतल आर यूज्ड फॉर फोमेंटेशन, जो हम बोतल वगैरह से क्या करते हैं, सिकाई वगैरह करते हैं, वो ये है कि वाटर ही यूज़ क्यों करते हैं सिकाई करने में, और कोई दूसरा लिक्विड क्यों नहीं फिल कर लेते। वाटर ऐसा लिक्विड है कि भाई अगर इसे हमने हीट कर दिया तो जल्दी से हीट नहीं होता, हीट होने के बाद ही जल्दी से ठंडा नहीं होता, ज़्यादा देर तक गर्म रहता है ये। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है हमारी, स्पेसिफिक क्या कह सकते हो, हीट कैपेसिटी हाई है इसकी। तो इसमें क्या इसकी हीट कैपेसिटी हाई है, तो इसीलिए क्या है ये, इसका हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा देर तक गर्मी मिलती है। वाटर इज़ यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट, की कूलेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे, कि अगर हम क्या करते हैं कि बड़ी मशीनें वगैरह होती हैं या पहले गाड़ियाँ वगैरह जो हीटअप हो जाती थी उसमें वाटर फिल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारे इंजन पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके कांटेक्ट में आते ही वाटर उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करने लगता है, और वो खुद इतना हीटअप नहीं होता, ठीक है, कि वो उसको नुकसान पहुँचाए, इसीलिए वाटर कूलेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर है कि इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज अ हीट रिजर्वायर फॉर वाइन्स एंड जूस बॉटल्स टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। तो वही है कि कोल्ड कंट्रीज़ में हम वाइन्स और जूसेस को फ्रीज होने से बचाने के लिए हॉट वाटर का यूज़ करते हैं। द रीज़न इज़ दैट द वाटर ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन इम्पार्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर रीचिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, हैंस बॉटल्स केप्ट इन अ वार्म रिमेन वार्म एंड दे डू नॉट freeze even when there is a considerable fall in the surrounding temperature. Farmer fills their fields with water to protect the crops from frost, ठीक है। ज़्यादा ठंड होती है हमारी तो इन एरियाज़ में क्या होता है, हमारा जो प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही कैपिलरीज होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती है उनकी वॉल्यूम बढ़ने से। जब हम किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं, जैसे आप वो आइस बनाते हो, तो आइस बनाते टाइम क्या होता है, वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें एयर बबल्स हमारे आ जाते हैं। तो इसी की वजह से इस चीज़ को बचाने के लिए वोट फील्ड्स वगैरह में पानी को भर दिया जाता है, क्योंकि जो हीट होगी हमारी पहले वो वाटर को ठंडा करेगी, और इतनी जल्दी वाटर क्या होगा हमारा ठंडा नहीं होगा, ना ही जल्दी ठंडा होता है ना ही गर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्लांट्स वगैरह बच जाते हैं अगर हम फील्ड्स में वाटर फिल कर देते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज़, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास क्या होता है, वाटर जो होता है हाई कंटेंट में होता है, वो भी इनकी हीट कैपेसिटी को मेंटेन रखता है, कि भी हीट एनर्जी को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव नियरली 80 to 90% ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। दिस वाटर बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैव्स टू मेंटेन नियरली द सेम टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी इन ऑल सीजन, सभी सीजन में हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी, द बेस ऑफ अ कुकिंग पैन इज मेड थिक, ये जो थिक बनाते हैं हम पैन की वो जल्दी देर तक गर्म रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो प्रेस होती है उनके हैवी बेस बनाते हैं हम। वैसल यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स ऑफ हीट इज मेड अप ऑफ थिन शीट, के लिए बनाते हैं हम। जो कैलोरीमीटर का क्या होता है हमारा शीट होती है कॉपर की, उसमें थिन इसलिए बनाते हैं कि भाई वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करे। द रीजन इज दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, एंड बाय मेकिंग द वेसल थिन इट मास एंड हैंस इट्स thin heat capacity become low as that it takes a negligible amount of heat from the content to attain its temperature, ठीक है। कि भी जैसे हमने कॉपर में एक वाटर रखा जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसमें कोई 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर डाला, तो वो जो एनर्जी वाटर में जानी चाहिए
वो मोस्टली जो एनर्जी वाटर में जाएगी, जो वेसल है ना उसमें बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ही लो है, ठीक है, ना के बराबर ही नेग्लिजिबल ले लेते हैं कहीं कहीं पर हम। ओके, इसीलिए हम उसको थिन बनाते हैं, क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही लो है, वेरी लो हीट कैपेसिटी। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना एग्जांपल्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं, अगर आप इनको अपने आप से करोगे ना बिल्कुल आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार आपको बता देते हैं। जैसे इसमें न्यूमेरिकल जो पोर्शन है हमारा वो देखते हैं इसका, लेकिन मोस्टली बच्चों ने ये सभी चीज़ें कर ली होंगी। जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपको टफ लगता है, ये न्यूमेरिकल करना, और जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो कर लेना। उनका सॉल्यूशन तो है ही प्रोवाइड, इन्हें समझ लेते हो आप, अगर इन्हें समझ कर लेते हो तो बस वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो अब देखेंगे इसमें हम, तो इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी इस वाले लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, इससे नेक्स्ट लेक्चर को आप देख लेना, उसमें हम इसको अपलोड कर देंगे पूरा न्यूमेरिकल पार्ट।